नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप जेएसएससी का फॉर्म भरते हैं और आपका रीजनल लैंग्वेज नागपुरी है, तो आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा नागपुरी व्याकरण को छोड़ दिया जाए तो साहित्य के अंतर्गत जो भी टॉपिक जोड़े गए हैं वो पुराने सिलेबस से बिल्कुल भिन्न है। और ये जो टॉपिक है वो कोई एक किताब में नहीं मिलता है, ये 8 से 10 अलग-अलग किताबों में मिलता है। तो एक किताब को लेके पढ़ना ही विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है और यहाँ 8 से 10 अलग-अलग किताब है, वहाँ से आपको लेना है और अलग-अलग टॉपिक को कलेक्ट करके पढ़ना है। रिवीजन करने में भी काफ़ी असुविधा होगा विद्यार्थियों को और इसीलिए हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि नागपुरी साहित्य के अंतर्गत जो भी टॉपिक है उसको एक जगह कलेक्ट किया जाए और विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाए। व्याकरण से संबंधित जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी टॉपिक व्याकरण से रिलेटेड यहाँ पे छूटा हुआ है उसको हम लोग आने वाले समय में कंप्लीट भी कर देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग नागपुरी साहित्य के बारे में देखेंगे। नागपुरी साहित्य में भी आज का जो वीडियो होने वाला है हम लोग का लोक कथा से संबंधित है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं वो टॉपिक किन किन किताबों में देखने को मिलते हैं। तो व्याकरण तो जो कि हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, नागपुरी शदानी व्याकरण नाम का एक किताब आता है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का, ये पहले से भी हम लोग पढ़ते हैं और व्याकरण ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए फिलहाल जो है नया टॉपिक में लोक साहित्य में जोड़ा गया। लोक साहित्य में बहुत सारे नए टॉपिक जोड़े गए, इसीलिए हम लोग अभी लोक साहित्य के बारे में ही पहले चर्चा कर रहे हैं, फिर व्याकरण का बचा हुआ जो पोर्शन है उसको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो किताब है नागपुरी लोक साहित्य, ये डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। कुछ कहानी आपको पढ़ना है हमारे नागपुरी के सिलेबस में, जो कि कांटी और अंगना में मिलेगा। कांटी के संपादक डॉक्टर बीपी केसरी हैं और अंगना के संपादक हैं डॉक्टर गिरधारी राम कौंजू और शकुंतला मिश्र। इसी तरह गीत और कविता भी आपको नए सिलेबस में पढ़ना है, जो कि नागपुरी कवि और उनका काव्य में देखने को मिलेगा। ये बीपी केसरी की किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद कुछ कहानी और नाटक जो है बिखरे अलग अलग किताबों में देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ आपको रुगड़ा कुकरी में मिल जाएगा। कांटे तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एक चकता राउत जो है वहां पे देखने को मिलेगा और एक नाटक है डॉक्टर विश्वनाथ शाही का, जो कि लिखा गया है डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी यानी बीपी केसरी के द्वारा, वो हम लोगों को पढ़ना है। इसका भी एक अलग ही सेपरेट बुक है। हम लोगों को एमए में पढ़ना पड़ता है नागपुरी मनक साहित्यिक परिचय। तो इससे आपको नागपुरी जो कवि है उसका साहित्यिक परिचय देखने को मिलेगा, जो कि आपके जेएसएससी के सिलेबस में देखने को मिलता है। तो इन सबको एक जगह कलेक्ट करके हम लोग उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को सुविधा हो और आने वाले समय में जब एक जगह आपको कलेक्ट करके कोई किताब मिल जाएगा तो वहां पे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा रिविजन हो सके और एग्जाम में आप उसका फायदा उठा सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारा सीजीएल का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे किसी और वीडियो में। यहाँ पे जब व्याकरण पढ़ेंगे तो देख लेंगे कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों का इस प्लेलिस्ट में छूटा हुआ है, वो टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। बाकी अभी हम लोग पद साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। पद साहित्य उम्मीद करते हैं सबके पास, आप लोगों के पास सिलेबस होगा। तो यहाँ कुछ आपका 10 कविता पढ़ना है, कुछ गीत यहाँ पे पढ़ने हैं। फिलहाल जो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं गद्य साहित्य का। गद्य साहित्य में आपको नागपुरी लोक कथा पढ़ना है और लोक कथा में भी कंगन और चूरी पढ़ना है। तो कंगन और चूरी जो है वो आपका खंड ग के अंतर्गत लोक कथा में पढ़ना है और इसी से आज हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले एक जानकारी और देना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है झारखंड रिविजन थ्रू माइंड मैप। माइंड मैप के थ्रू हम लोग यहाँ रिविजन कर रहे हैं, जिसमें 4 से 5 पेज में ओनली पूरे झारखंड के इतिहास को हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को आप रिविजन कर पाए। इसी तरह आपको नागपुरी में भी रिविजन करवाया जाएगा माइंड मैप के थ्रू। और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 4 से 5 पेज में पूरा नागपुरी लोक साहित्य है उसको हम लोग यहाँ पे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मतलब एक पेज में आपको पूरा लोक कथा मिल जाएगा, एक पेज में आपका शिष्ट कथा मिल जाएगा, एक पेज में आपको लोकगीत मिल जाएगा। इस तरह से समराइज करके आपको दिया जाएगा, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप रिविजन कर पाएं। यहां तक कि जो आपका एग्जाम रहेगा उसमें बीच में जो 1 घंटा का गैप रहेगा उसमें भी आप इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप रिविजन कीजिएगा
तभी जाके लंबे समय तक आपको कोई तथ्य जो है वो याद रहेगा। कहा भी जाता है ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप बार बार उसको रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आप उसको याद कर पाएंगे और एग्जाम हॉल में उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का कहानी जो है वो नागपुरी लोक कथा। तो समरी हम लोग बाद में देखेंगे, जब ये लोक कथा पढ़ लेंगे फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग यहाँ पे समरी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं नागपुरी लोक कथा। नागपुरी लोक कथा में सबसे पहला हम लोग का जो कथा है वो है कंगन और चूड़ी। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू जान लेते हैं कि इसमें आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है। एक्चुअली इसमें एक राजकुमार और एक राजकुमारी का कहानी दिया गया है कि राजकुमार जो होता है वो विवाह करता है और राजकुमारी उससे एक वादा लेती है कि वो जो है वो दूसरा विवाह नहीं करेगा। और इस तरह से जब उनका देहांत हो जाता है, यानी राजकुमारी का जब देहांत हो जाएगा तो राजकुमार दूसरा विवाह कर लेगा। और इसके बाद जो राजकुमारी अपने दहेज में कंगन और चूड़ी लाती है तो उसको दूसरा पत्नी को देता है राजकुमार। और उसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो आपको आने वाले कहानी में, अभी जो वीडियो है उसमें जानने को मिलेगा कि कैसे वो कंगन और चूड़ी को लेके अपने फिर से वो मरे हुए पत्नी जो है उसके पास वहां पे जाके पहुंच जाता है। और इस तरह से कहानी आगे बढ़ता है। तो चलिए इस लोक कथा को हम लोग यहाँ पे एक एक पैराग्राफ करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उसे बोल्ड कर दिया गया है, तो वहां पे आप देखिए और आपको ये चीज आइडिया हो जाना चाहिए कि जो भी चीज बोल्ड किया गया है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से एमसीक्यू सवाल बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोक कथा का। आपका सबसे पहला कथा कंगन और चूड़ी। तो सबसे पहले तो आपको यह आइडिया होना चाहिए कि लोक कथा का जो लेखक होता है वो हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आपका सुनते हम लोग आते हैं और इस तरह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आपका बढ़ते जाता है। तो चलिए इसीलिए इसमें ज़्यादा लॉजिक आपको ढूंढना नहीं है। जो कहानी में आपको बताया गया है, जो कथा में बताया गया है, उस कथा को केवल समझना और उसके द्वारा जो शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है उस शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करना है। तो चलिए पहला पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला पैराग्राफ में दिया गया है, आसे पासे दुई गो राइज रहे, एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। दुयो राजा अपन बेटा बेटी कर बिहा करे ले राजी हो गेलें। टिकाल दिन बिहा ले बारात गेलें और बढ़िया से शादी भे गलक। राजा अपन बेटी के दाइज में दिलक कंगन और चूड़ी, यह दाइज कर कंगन और चूड़ी के लय के चल आलय। तो पहला पैराग्राफ में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे दो राज्य था, दो राज्य के अलग अलग राजा जो है अपने बेटे और बेटी का विवाह करते हैं और विवाह में जो दहेज मिलता है कंगन और चूड़ी उसको राजकुमारी जो है अपने ससुराल लेके आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। होत जात राजकुमार के उकर स्त्री हर कहलक, ए राजकुमार बाद में जब मोय मोर जाबू हले रौरे दोबारा बिहा मैत करब। होते करते राजकुमारी मोर गेलक। राजकुमार अपन बोहरिया कर बात के याद राखलक रहे। सेहले पहले शादी ले नी तैयार भेलक, मुदा कहेक सुनेक बाद राजकुमार दूसर बिहा कर लेलक। अपन नया बोहरिया के पहले बोहरिया कर कंगन और चूड़ी दे देलक। तो दूसरा पैराग्राफ में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे राजकुमार जो है उससे यहाँ पे आपका राजकुमारी एक वादा लेती है कि जब वो मर जाएगी तब राजकुमार दूसरा विवाह नहीं करेगा। शुरुआत में राजकुमार जब राजकुमारी के मरने के बाद विवाह नहीं करना चाहता है तो परिवार या दूसरे लोगों के जोर जबरदस्ती से वो विवाह कर लेता है। और जब उसकी दूसरी पत्नी आती है तो पहली पत्नी का जो कंगन और चूड़ी जो दहेज में आया हुआ था उसे वो दे देता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। राजकुमारी जब नहियर गेलक तो उ कंगन और चूड़ी के पींध के गेलक। नहियर में उ कंगन और चूड़ी के सौब के दिखाए लागलक। सौब कंगन और चूड़ी पिंधल कर राजकुमारी कर सुंदरई कर बखान करे लागल। राजकुमारी कर मुंह लगी धंगरीन कहलक, एक हाथ तो बहुते बेस लागेला, मुदा दूसर हाथ नई बेस दिसेला। ई बात के सुन के राजकुमारी स्वीत देलक। केकरो आवल और उठाल से उ नी उठे। ई बात कर खबर राजकुमार के देल गेलक। राजकुमार आलक और उके उठाए कोशिश करलक, सेकरो में उ नी उठलक। तो इस तरह से अगला पैराग्राफ में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि राजकुमारी जब अपने माँ के घर जाती है, मायके जाती है जिसको नैहर कहा जा रहा है, तो वहां पे जाती है तो उसी कंगन और चूड़ी जो कि राजकुमार का पहला पत्नी का कंगन और चूड़ी था उसको पहन के जाती है। और इस तरह से जब वो अपने मायके जाती है, नैहर जाती है, तो वहां पे जो भी लोग थे उनका काफी एक तरह से कहिए उनका सुंदरता का बखान करते हैं वहां पे। लेकिन उसमें उसकी एक धंगरीन थी जिसको मुंह लगी धंगरीन यहाँ पे कहा गया है, वो बोलती है कि
एक हाथ में ये जो कंगन और चूड़ी वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरा हाथ सूना सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और ये बात राजकुमारी को बुरा लगता है और वो जो होती है वो सो जाती है, यानी कि गुस्सा हो जाती है, और उसके बाद किसी के भी उठाने से वो उठती नहीं है। बात राजकुमार तक जाता है और पता चलता है कि राजकुमारी इस तरह से व्यवहार कर रही है कि वो जो है इस बात से एक तरह से खफा हो चुकी है कि एक हाथ में उसका कंगन और चूड़ी है और दूसरा हाथ में कंगन और चूड़ी नहीं है। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कौन उसको एक तरह से कहा कि एक हाथ में कंगन और चूड़ी अच्छा लग रहा है, दूसरा हाथ में खराब लग रहा है, या है ही नहीं तो खराब लग रहा है, तो वो मुंह लगी धंगरीन है। तो इस तरह से एमसीक्यू को भी ध्यान में रखते हुए कहां से बन सकता है उसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। नहीं उठे के कारण राजकुमार के बताल गेलक कि उकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे, उसने कंगन और चूड़ी दूसरो हाथ ले खोजा थे। ई बात के सुन के राजकुमार अपन पहिल कर ससुर जगह गेलक और कहलक। तो इस तरह से राजकुमार को कारण पता चला कि आखिर राजकुमारी क्यों गुस्सा हो गई है और सोई हुई है और किसी के उठाने से उठ नहीं रही है। तो कारण पता चलता है कि जैसे उसका एक हाथ में कंगन और चूड़ी है, उसी तरह से एकदम हूबहू उसको दूसरा कंगन और चूड़ी दूसरे हाथ के लिए भी चाहिए। और इस तरह से राजकुमार जो है उस कंगन और चूड़ी की खोज में अलग अलग जगह निकलते हैं। और ये कहां कहां जाते हैं इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल यहां से पूछ सकता है कि कंगन और चूड़ी की खोज में राजकुमार सबसे पहले कहां गए, उसके बाद कहां गए, उसके बाद अंतिम में वो कहां जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि राजकुमार कहां कहां जाता है। तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है ससुर जगह गेलक और कहलक। गोड़ से लागो ससुर हमरे के बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दई रही सही कंगन जोड़ी मांगले हो राम। तो कुल मिला के यहाँ पे जो राजकुमार था अपने ससुर के पास जाता है और कहता है कि जो कंगन आप जो है अपनी बेटी को दिए थे दहेज में, उसी तरह का दूसरा कंगन जो है वो दे दीजिए, क्योंकि मेरी जो दूसरी पत्नी है उसी तरह का कंगन ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पे ससुर जो होते हैं वो अपने दामाद को क्या जवाब देते हैं, वो दूसरे लाइन में दिया हुआ है। सुनो से सुनो पुत्र हमर बचने हो राम, हे राम हमके तो दई रहे चांद महाराजा हो राम। तो उनका ससुर कहते हैं कि ये कंगन तो मेरे पास नहीं है, ये कंगन हमको चांद महाराज से मिला था। तो आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो राजकुमार के ससुर थे उनको ये कंगन और चूड़ी किसके द्वारा दिया गया था, तो चांद के द्वारा, चांद महाराज के द्वारा दिया गया था। अब राजकुमार इस कंगन और चूड़ी की खोज में चांद महाराज के पास चले जाएंगे। तो राजकुमार हुआ से चांद महाराज जगह चल गेलक और चांद महाराज से कहलक, गोड़ से लागो मोए तो चांदे महाराजे हो राम, हे राम जय कंगन दई रही सही कंगन जोड़ी मंगालय हो राम। तो इस तरह से राजकुमार जो होता है वो चांद महाराज के पास भी जाता है और फिर से वो विनती करता है कि जो कंगन आप हमारे ससुर को दिए थे वही कंगन वापस हमको दे दीजिए, ताकि हम जो पत्नी मेरी गुस्सा है उसको हम फिर से उसको बहला पाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। अगला पैराग्राफ यहाँ पे चांद महाराज कहते हैं कि चांद महाराज कहलें, सुनो से सुनो पुत्र हमरे बचनी हो राम, हमके तो दई रहे गुरु बाबा हो राम। मतलब चांद महाराज भी कहते हैं कि ये कंगन चूड़ी मेरे पास नहीं था, हमको भी किसी और से मिला था, और वो किससे मिला था, तो गुरु बाबा से मिला था। आगे जब वो गुरु बाबा के पास जाएंगे तो फिर से गुरु बाबा से कहेंगे, गोड़ से लागो मोए तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जय कंगन दई रही सही कंगन जोड़ी मंगालय हो राम। तो कुल मिला के वो अंतिम रूप में गुरु बाबा के पास पहुंच जाता है और बोलते हैं कि जो कंगन आप जो चांद महाराज को दिए थे वो वापस हमको यहाँ पे दे दीजिए। गुरु बाबा अब क्या जवाब देते हैं उसको देखिए। सुनो से सुनो पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दई रहे जमदूत हो राम। यानी गुरु बाबा कहते हैं ये कंगन और चूड़ी तो मेरा भी नहीं था, हमको भी किसी और से मिला था, और वो कौन था, यमदूत था, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ य का उच्चारण नागपुरी में ज होता है, तो जमदूत यहाँ पे दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब ये कहां जाते हैं राजकुमार। तो राजकुमार अब हुआ से चल गेलक जमदूत जग। ऊ का जे देखे थे कि उकर पहले बोहरिया जे मोर रहे एक ठो आंबा गछ में उडगल है, उकरे बगल में कंगन और चूरी कर पोटरी मड़ाल है, ऊ जगह राजकुमार के जायक नहीं दिलाए। तब ऊ सोचे लागलक अब ऊ भी पहले बोहरिया जगह यही कुल में रह जाए। इसने सोच के राजकुमार भी ओहे कुल में रह गेलक। हुआ एक मूंग दाइल एक रावा चाउर दिलाए, जेके खालाए पिलाए तले ऊ ओहे कुल में रह गेले। उके अपन पहिल बोहरिया कर प्रेम याद हो गेलक, प्रेम उके हुआ रहे से मजबूर कर दिलक। तो इस तरह से लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि कैसे राजकुमार जो है वो यमदूत के पास जाता है, और यमदूत के पास जाता है तो देखता है कि उनकी जो पहली पत्नी थी वो आम के पेड़ के पास वहां पे बैठी हुई थी, और इसी के बगल में कंगन और चूड़ी भी वहां पे रखा हुआ था। लेकिन राजकुमार को उसके पास जाने नहीं दिया जाता है।
और इस तरह से राजकुमार सोचते हैं कि अब हम पहली पत्नी के पास आ ही चुके हैं, तो इसी कुल में यानी कि यमदूत के पास वो गए थे तो उसी कुल में वो रह जाएं। और इस तरह से वो वहीं पे रह जाते हैं और उनको खाने के लिए दिया जाता है मूंग दाल एक रवा चावल। तो आपको पूछ सकता है कि वो कहां पे अपनी पहली पत्नी से, मरी हुई पत्नी से भेंट होते हैं, तो यमदूत के पास जब जाते हैं वहां पे वो उनकी पत्नी किस पेड़ के बगल में बैठी हुई थी, तो आम के पेड़ पे के बगल में बैठी हुई थी। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि वहां उनको क्या खाने के लिए दिया गया, तो एक मूंग दाल एक रवा चावल उसको दिया गया। और उसके बाद उनको पुराना कहानी या जो वादा पहली पत्नी के द्वारा उनको दिया गया था वो सब वादा याद होता है और उनको एक ग्लानि होता है कि हम दूसरा शादी क्यों कर लिए, भले जोर जबरदस्ती से ही हम क्यों कर दिए। और इसीलिए वो जो होते हैं वो उसी लोक में रह जाते हैं, यानी यमदूत या जमदूत जो है उसी के यहाँ पे उसी के कुल में रह जाते हैं। और इस तरह से कहानी जो कथा है वो आपका समाप्त किया जाता है। तो इस तरह से ये कहानी है। अब देखिए यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है कि कहाँ कहाँ वो गया हुआ था और ये जो भी एमसीक्यू इस से बन सकता है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसको अगर हम याद करें, क्विक रिवीजन करें, क्योंकि कहानी तो एक बार आपका पढ़ा हुआ होगा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखिए तो देखते हैं कि दो राज्य था और उसमें बेटा बेटी का यहाँ पे शादी होता है। दहेज में पूछा जाएगा क्या मिला था, तो कंगन और चूड़ी मिला था। उसके बाद राजकुमारी जो होती है वो राजा से या राजकुमार से एक वादा लेती है कि जब हम मर जाएंगे तो आप दोबारा विवाह नहीं कीजिएगा, और उनका देहांत भी हो जाता है। जब राजकुमार यहाँ पे दूसरा विवाह कर लेते हैं तो वो जो कंगन और चूड़ी पहली पत्नी से जो उनको मिला था उनको वो दूसरी पत्नी को दे देते हैं। जब राजकुमारी यानी कि उनकी जो दूसरी पत्नी है वो अपने मायके जाती है तो उस कंगन और चूड़ी को पहन के जाती है। जब पहन के जाती है तो आपको पूछा जाएगा कि कौन उसको एक तरह से खराब दिख रहा है, उसका दूसरा हाथ, ऐसा कहा गया था किसके द्वारा, तो मुहलगी थंगरिन उसको बोलती है कि ये एक हाथ में तो बहुत बेस लागेला, मुदा दूसरा हाथ नहीं बेस लागेला। और यही बात सुन के वो बोलेगी, पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि राजकुमारी इस तरह का बात सुन के क्या करती है, तो वो सो जाती है और बिल्कुल किसी को उठाने से उठती नहीं है। और उनका एक शर्त होता है कि जब तक दूसरा हाथ का कंगन नहीं आएगा तब तक वो उठेगी भी नहीं। और ये बात राजा को पता चलता है। अब आपको सवाल आ सकता है कि राजा सबसे पहले कहां जाते हैं, तो अपने ससुर के पास जाते हैं, फिर कहां जाते हैं, चांद महाराज के पास, फिर कहां जाते हैं, गुरु बाबा के पास, और अंतिम में कहां जाते हैं, तो जमदूत के पास। और इस तरह से जमदूत के पास जब जाते हैं तो वहां पे राजकुमार देखते हैं कि उसकी पहली पत्नी जो है वो आम पेड़, आपको याद रखना है कौन सा पेड़, तो आम पेड़ के बगल में वो बैठी हुई थी और उसी के बगल में आपका कंगन और चूड़ी भी रखा हुआ था। लेकिन वो जो है वहीं पे रह जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। और इस तरह से खाने के लिए उसको क्या मिला, एक मूंग दाल एक रवा, उसको चावल जो है वो चाउर यहाँ पे चावल को बोला जाता है, तो वो दिया गया। और इस तरह से ये कहानी समाप्त। तो बस आप इतने से रिविजन अगर कीजिएगा तो ये करने में, देखिए कहानी पढ़ने में हम लोगों को 10 से 15 मिनट टाइम लग गया, लेकिन आपको इस समरी को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। और इतना आप देख लीजिएगा तो मोटा मोटी जो भी एमसीक्यू बन सकता है वो सारा एमसीक्यू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक नए लोक कथा में, जो कि अगला लोक कथा है भाग्य कर खेल। तो यहाँ पे भाग्य क्या होता है वो चीज के बारे में आपको बताया गया है। तो ये जो वीडियो है अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर लग रहा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो को अपलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।